PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 11 की जो NCERT की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका टॉपिक नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 2 जिसके अंदर है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के मध्य। 1950 से 1990 के मध्य इस पाठ के अंदर अध्ययन के बाद आप जानेंगे कि जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को जानेंगे कि जो भारत की पंचवर्षीय योजना थी उनके क्या लक्ष्य हैं। नंबर 2 बात कि वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि और उद्योग से अपनाई गई विकास की नीतियों को समझेंगे। यानी 1950 से 1990 के मध्य जो विकास की नीतियां थी वो को समझेंगे। एक तीसरी बात कि इस एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे कि इसमें क्या है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानेंगे। 1950 से 1990 तक विभिन्न जो क्षेत्रक हैं, विभिन्न क्षेत्र कैसे, जैसे कृषि और उद्योग, कृषि उद्योग और सेवा, इन सब के बारे में हम जानेंगे और इसकी विकास की नीतियों को समझेंगे और एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुण और सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे। हम इस अध्याय के अंदर हमने भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान ये बोला गया है। फिर अब परिचय क्या है, इसके अंदर टॉपिक के अंदर परिचय है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। जब 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था कि 200 वर्षों तक ब्रिटेन के अधीन था और वहाँ से जो औपनिवेशिक शासन के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अतः 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के क्या बन गए, विधाता बन गए, भाग्य के खुद स्वयं विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नव निर्माण के कार्य हमारे अपने हाथों में था। हमारे जो राष्ट्र का नव निर्माण का कार्य था वो हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को, जो स्वतंत्र भारत था उसके नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्व जन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती है। इसके अंदर क्या है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती है। देखें बॉक्स नंबर 2.1, हम 2.1 बॉक्स नंबर है वो देख लेते हैं। बॉक्स नंबर 2.1 में क्या है कि आर्थिक प्रणालियों के प्रकार के विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती है। तो आर्थिक प्रणालियां कौन कौन सी है, तो उन आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, आर्थिक प्रकार की बात करें तो प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये जो प्रत्येक समाज है उसको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में नंबर 1, देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कि देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। नंबर 2, वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे या पूंजी यानी मशीनों का। नंबर तीसरी बात कि उत्पादित जो वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए, कि देश में हम किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि जो वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित करनी है और उसमें मानव का अधिक प्रयोग करना है या मशीनों का। नंबर तीसरी बात कि जो हमने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर लिया है वो विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का
एक उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर किस पर निर्भर करता है? मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में, जो बाजार की अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि किन वस्तुओं से उत्पादन किया जाए, इनकी जिनका वस्तुओं का बाजार में मांग होगी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिन्हें देश की घरेलू या विदेशी बाजारों से सैलाब बेचा जा सके, यानी कि जिससे लाभ हो। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, और साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम, अब इसमें क्या था कि जिस वस्तु की मांग होगी उसी वस्तु का उत्पादन होगा। फिर क्या है कि यदि श्रम, जो श्रम है वो पूंजी की अपेक्षा, जो श्रम है वो पूंजी की अपेक्षा सस्ता है, यानी कि हम बात आती है कि हम वस्तुओं का उत्पादन किसका करना है, ये हमारी बाजार मांग पर निर्भर करता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों पर। दूसरी बात कि हम मानव का प्रयोग करें या पूंजी का, तो इसमें क्या श्रम है वो पूंजी की अपेक्षा सस्ता है, तो अधिक श्रम प्रदान विधियों का प्रयोग होगा। और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन के अधिक पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी, अब इस पर क्या है, जो सस्ती होगी उसी का प्रयोग होगा। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुएं हैं उनका विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। कि जो तीसरा नंबर बात यह थी कि जो हमने वस्तुएं उत्पादित कर ली है उन वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाए। तो इसका है कि वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं किया जाता होता। अधिकांश विभाजन इस प्रकार होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए और कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। जो बाजार में मांग है उसको ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। अगर गरीब मांग तो गरीब भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास क्रय शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु के उत्पादन और पूर्ति बाजार के शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, जो उनको ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी जो व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता। समाजवादी, अब ये पूंजीवादी था, समाजवादी समाज इन 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः भिन्न तरीके से देता है। जो समाजवादी है वो इन 3 प्रश्नों के जो उत्तर है वो भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं को उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, कि समाजवादी के अंदर सरकार निर्णय लेगी। सरकार को ये जानती है सरकार के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं की कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ही ये निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांत यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है। कि सिद्धांत ये क्या माना जाता है कि समाजवाद में जो वितरण है वो लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। यानी कि जब सरकार इसमें ये निर्णय लेती है कि जो लोगों की आवश्यकता क्या है उसी आधार पर
होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराती है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसमें कोई ये नहीं है कि लोगों की क्रय क्षमता कितनी है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। प्रत्येक वस्तु किसकी होती है? राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक हित सिद्धांत पर निर्देशित होती है, जो सामाजिक सिद्धांत पर द्वारा निर्देशित होती है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। जो अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी समाजवादी और क्या है? सरकार और बाजार, समाजवाद और पूंजीवाद, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार का उत्पादन हो और किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो ये था बॉक्स पढ़ लिया हमने 2.1 कि हमारी जो ये बात आई कि आर्थिक प्रणालियां किस प्रकार की हो। तो आर्थिक प्रणाली के आधार पर ये देखा, तीन प्रश्नों के उत्तर देने थे आर्थिक प्रणाली के आधार पर। तो हमने ये पढ़ लिया 2.1 बॉक्स। तो इसमें हमने पूरी जानकारी ले ली कि समाजवादी और पूंजीवादी क्या है और किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और किस प्रकार किया जाएगा और उन्हें वितरण किस प्रकार किया जाएगा। फिर इस पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा कि जवाहरलाल नेहरू को क्या लगा कि जो समाजवाद है उसका प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन खेत और कारखाने, यानी कि सभी साधनों के अंदर जो खेत और कारखाने हैं वो सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। यानी कि वे उत्पादन के उनके पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी, जो निजी संपत्ति नहीं थी। फिर क्या है कि लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ यानी रूस, जो पूर्व सोवियत संघ था रूस, उसकी संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए एक पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की और बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद है वो से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचारों में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। उन्होंने फिर भी ऐसी विचार को समाजवाद को श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त और किंतु कमियों से मुक्त थी जिसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। ये समाजवाद होगा उसमें लोकतंत्र का भी, निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। बॉक्स नंबर हमने 2.1 पढ़ लिया है डिटेल में, और अब बॉक्स नंबर 2.2 है योजना क्या है इसके बारे में। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए क्या बनाएगी? योजना बनाएगी। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था को हमें कैसे विकसित करना है, हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करना है, तो उसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। तो इसीलिए हम देख लेते हैं बॉक्स नंबर 2.2। बॉक्स नंबर 2.2 है कि योजना क्या है। योजना क्या है, तो योजना के बारे में पढ़ें। तो योजना एक ऐसी
योजना एक ऐसी इसकी व्याख्या करती है, योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग, जो किसी देश है उसके संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। योजना के कुछ सामान्य उद्देश्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। निर्दिष्ट समय अवधि में भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती है। जो कितने वर्ष की होती है भारत में? 5 वर्ष की, और इसे ही पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। हमें क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजनाएं किसे कहा जाता है, तो यहीं से क्वेश्चन निकला कि आंसर होगा कि जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है, और भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती है और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो वो किससे ली गई, यह शब्दावली है वो राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी जो देश रहा है पूर्व सोवियत संघ, उससे ली गई है। हमारे योजना के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उन्हें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना के परिप्रेक्ष्यात्मक तो योजना कहते हैं, यानी कि जो दीर्घकालिक हम योजना बना रहे हैं 20 वर्षों में, तो उसे परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। आगे है, ये तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में, ये संभव नहीं होगा कि जो सभी योजनाएं हैं उनका, कि ये तो संभव नहीं होगा कि जो सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए, जो एक समान महत्व दिया जाए सभी योजनाओं लक्ष्यों को। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी वो श्रम की आवश्यकता को कम करती है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों को संतुलन करना पड़ता है कि यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत के विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। हम लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें इन वस्तुओं का उत्पादन करना है, लेकिन ये नहीं बताती कि कितना उत्पादन किया जाएगा, और यह न तो संभव है और न ही आवश्यक। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह से विफल रहा। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रकों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। कि ये हमने पढ़ा सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। जो किस प्रकार योजना बनाएगी तो वो हमने पढ़ लिया। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भी निजी क्षेत्र को भी योजना का प्रयास का एक अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, औद्योगिक नीति का प्रस्ताव आया 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में, और किन की अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय जो पंचवर्षीय योजनाओं का युग का सूत्रपात हुआ। अब हमें क्या है आगे की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको समझ में आ रहा है, और हमें बेहतर प्रयास करने के लिए आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि बताएं आपको कैसी लगी क्लासेस। तो थैंक यू, धन्यवाद।